नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आज के कार्यक्रम में। मेरा नाम है पूर्णिमा शर्मा और एक बार फिर आज हम हाजिर हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय के साथ हाजिर हैं। हम आपको बहुत कुछ बताने वाले हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी बताने वाले हैं और भारत से जुड़ी कई बातें भी बताने वाले हैं। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं चीन की। चीन किस सपने को लेकर आगे बढ़ रहा है 2049 यानी 2049 तक चीन का क्या सपना है, वो क्या हासिल करना चाहता है, क्या है चाइनीज ड्रीम। जब 2013 में प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने सत्ता संभाली तो उन्होंने क्या कहा वहाँ के नागरिकों से, किस चाइनीज ड्रीम की वो बात कर रहे थे। और अगर हम चले यूरोप की तरफ तो इटली की बात करें तो इटली के मिलान में ऐसा क्या हुआ था कि वहाँ के लोग जो है वो चीनियों के खिलाफ हो गए थे और किस तरह से वहाँ की लेदर इंडस्ट्री पर चीन के लोगों ने कब्जा जमाया था। क्या है चाइनीज़ इकोनॉमिक इम्पीरियलिज्म की जो बात की जाती है, चाइनीज़ इकोनॉमिक इम्पीरियलिज्म क्या है। ऑस्ट्रेलिया अगर हम पहुँचे तो ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो क्यों जो ऑस्ट्रेलिया में एक इंडो पैसिफिक को लेकर वहाँ की सरकार ने एक रक्षा नीति लेकर आए थे चीन को जवाब देने के लिए, वो क्या रक्षा नीति थी उस पर भी आज हम बात करेंगे। साथ ही ऐसा क्या था कि जो ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट है वहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया की संसद में वहाँ के सीनेटर क्यों चीन के पक्ष में बात करते थे। चीन क्या सपना देख रहा है और उस सपने को पूरा करने के लिए वो किस तरह की आक्रामक नीतियाँ अपनाता चला जा रहा है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे और बात करेंगे कि क्या चीन का जो ड्रीम है, चीन का जो सपना है, क्या वो 2049 तक पूरा हो पाएगा। इन सभी पहलुओं पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है रंजीत कुमार जी, स्ट्रैटेजिक अफेयर्स एनालिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, नवभारत टाइम्स के डिप्लोमेटिक एडिटर रह चुके हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं, जो कि लगातार हमारे इस शो को देखते रहते हैं, हमारे कार्यक्रम को देखते रहते हैं। तो हम आज बात करने जा रहे हैं चाइनीज़ ड्रीम पर क्या है और उसका पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ रहा है। चीन अपने पड़ोसी देशों के साथ क्या व्यवहार करता है, किस तरह वहाँ वो आक्रामक नीतियाँ अपनाता है, चाहे वो ज़मीनी पड़ोसी हों, चाहे वो उसके समुद्र से जुड़े हुए पड़ोसी हों, सभी देशों के साथ, यहाँ तक कि अफ्रीका की बात करें या फिर यूरोपीय देशों की बात करें, भारत, अमेरिका, सब जगह चीन की नीतियाँ इतनी आक्रामक क्यों होती हैं, क्यों उनकी नीतियों का असर लोगों की जो देश हैं उनकी अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ता है, वहाँ की इकोनॉमीज़ पर पड़ता है। और जो अगर हम जिस तरह हमने शुरुआत में कहा कि चाइनीज़ इकोनॉमिक इम्पीरियलिज्म यानी कि जो वहाँ का साम्राज्यवाद वाली नीति है अर्थव्यवस्था को लेकर, इकोनॉमी को लेकर, वो क्या है, उस पर आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले रंजीत जी, जब हम बात करते हैं चीन की तो चीन क्या सपना देख रहा है और वो सपना क्या है और क्यों वो उसे 2049 का साल चीन के लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण है। रंजीत जी, देखिए, चीन के जो मौजूदा राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, वो राष्ट्रभक्ति की भावना से ओतप्रोत करना चाहते हैं अपनी जनता को और इसी के मद्देनज़र उन्होंने अपनी जनता को एक सपना दिखलाया है कि सन 2049 तक, यानी 2049 में जब नव चीन की स्थापना का 100 साल पूरा हो जाएगा तो 100वीं सालगिरह तक चीन को एक दुनिया का सबसे विकसित देश का दर्जा दिलवाने में वो कामयाब होना चाहते हैं। चीन के लोगों को वो सपना दिखाना चाहते हैं कि आपको हम 2049 तक, यानी आज से करीब 27-28 साल बाद, चीन को दुनिया का सबसे अव्वल दर्जे का विकसित देश बना देंगे, दुनिया के सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम वाला देश बना देंगे और दुनिया के नंबर 1 ताकत बन जाएंगे। आज अमेरिका दुनिया की नंबर 1 ताकत है, वहाँ सबसे ज़्यादा उसकी जो प्रति व्यक्ति आय है वो काफ़ी अधिक है, चीन से काफ़ी अधिक है। तो वो चीन की मंशा यह है कि वो अमेरिका को पछाड़ करके सबसे अव्वल स्थान पर आ जाए, पहले स्थान पर आ जाए और दुनिया की नंबर 1 ताकत बन जाए। देखिए, चीन की ये जो मंशा है वो उसकी एक पुरानी मानसिकता से जुड़ी हुई है। चीन अपने को मिडिल किंगडम कहता है, चुंग को कहता है, उसका चीन का नाम जो चीनी नाम है वो चुंग को है, यानी मध्य साम्राज्य। तो चुंग को के नाम के अनुरूप चीन में यह मान्यता है कि पृथ्वी के मध्य में जो देश स्थित है वो चीन ही है और उसी मध्य क्षेत्र से, यानी जो केंद्र से, पृथ्वी के केंद्र से वो पूरी दुनिया पर राज कर रहा है, पूरी दुनिया पर शासन करता रहा था। तो आज भी वो चीन को वही दर्जा दिलाने का सपना देख रहा है, अपनी जनता को बताना चाहता है कि चुंग को की जो अवधारणा है, यानी जो मिडिल किंगडम की अवधारणा है, उसके अनुरूप वो अपने देश को दुनिया के नंबर 1 देश बनाने की ओर आगे बढ़ रहा है और अपनी जनता से आह्वान कर रहा है कि इसमें सहयोग दें, अपना समुचित योगदान करें। देखिए, चीन की जो राष्ट्रपति है, इसके पीछे उनका राजनीतिक लक्ष्य है, राजनीतिक इरादा है
कि सत्ता पर अपनी पकड़ किसी तरह मजबूत बनाए रखें, जनता को सपने दिखा दिखा करके सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखें और अपनी गद्दी को सुरक्षित रखें। जी, तो चीन की ये कोशिश है कि पूरी दुनिया पर वो एक तरह से सबसे ज़्यादा प्रभावशाली देश बन जाए, सबसे ज़्यादा ताकतवर देश बन जाए। तो ऐसे में चीन की जब हम बात करते हैं तो कल भी एक बहुत महत्वपूर्ण खबर थी जिसके बारे में आप चर्चा कर रहे थे चीन को लेकर, और साथ ही हम अपने व्यूअर्स को रंजीत जी आपके ज़रिए बताना चाहेंगे कि कौन सी आक्रामक नीतियाँ, चाहे समुद्र की बात हो, चाहे ज़मीनी स्तर पर बात हो, चाहे जो लैंड से जुड़े उसके देश हैं उनकी बात हो, या समुद्र से उसके नेबर जो हैं उनकी बात हो, किस तरह की वो आक्रामक नीतियां अपना रहा है, चाहे अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ को लेकर हो, चाहे पड़ोसी देश को लेकर हो, या फिर या अमेरिका भी लेकर, या फिर भारत को लेकर, किस तरह से यहाँ की अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित करने की उसने कोशिश की। अगर आप बताएं कि किस तरह इटली के मिलान शहर के लेदर इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया, वहाँ के जो लोकल बिजनेस मैन थे उनको किस तरह, उनकी वहाँ के रोजगार पर, वहाँ की इकोनॉमी पर किस तरह प्रभाव डाला चीन ने। देखिए, चीन की जो आर्थिक नीति है वो पूरी दुनिया पर आर्थिक दबदबा स्थापित करने की रही है। इस चीन अपना जिस तरह से आर्थिक क्षेत्र में विस्तार कर रहा है, आर्थिक दबदबा स्थापित करने में कामयाब हुआ है, उसके बाद चीन की मंशा यह है कि सामरिक क्षेत्र में वो अपना दबदबा स्थापित करे, और इसके लिए उसने जो अपनी समर नीति है, अपनी विदेश नीति है, उसमें काफ़ी आक्रामकता दिखानी शुरू की। इसके लिए सबसे पहले चीन ने दक्षिण चीन सागर का जो इलाका है, जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री इलाका माना जाता है, उस पर अपना दावा जताया, कहा कि ये चीन का ये सारा इलाका, सारा समुद्री इलाका चीन का है, प्राचीन काल से रहा है और आज भी चीन का रहेगा, और उस इलाके में वो विदेशी पोतों की आवाजाही पर नियंत्रण स्थापित कर सकता है। तो चीन इस तरह से अपने समुद्री इलाके पर दावा तो स्थापित कर ही रहा है, आर्थिक जगत में भी वो पूरी दुनिया पर अपना दबदबा स्थापित करना चाहता है। देखिए, अभी आपने मिलानो शहर, इटली के मिलानो शहर की बात की। मिलानो शहर में का जो चमड़ा उद्योग है वह विश्व प्रसिद्ध माना जाता है। वहाँ पर हर कोने पर, हर जगह, हर इलाके में चमड़ा की कई कंपनियां हैं, और इन कंपनियों पर चीन की बड़ी कंपनियों ने अपना कब्जा स्थापित कर लिया है। इन कंपनियों को चीन की बड़ी कंपनियों ने खरीद लिया है और वहाँ पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया है। अपना नियंत्रण स्थापित करने के बाद उन कंपनियों में चीनी लोगों को नौकरियाँ देनी शुरू की, चीनी लोगों को रोज़गार मिलना शुरू किया। जो स्थानीय इटालवी लोग हैं उन्हें विस्थापित करके चीनी लोगों को नौकरी दी जाने लगी। तो इस तरह से पूरे मिलानो शहर के चमड़ा उद्योग पर चीनियों का कब्जा हो गया, चीनी श्रमिकों का कब्जा हो गया, चीनी उद्योग मालिकों का कब्जा हो गया। तो यह जो चीन की रणनीति है यह पूरी दुनिया में देखी जा रही है। चीन ने न केवल मिलानो शहर पर ऐसा किया, बल्कि दुनिया के कई ऐसे अन्य क्षेत्रों में भी ऐसा करके वहाँ अपना आर्थिक दबदबा स्थापित किया, और आर्थिक दबदबा स्थापित करने के बाद राजनीतिक अपना प्रभाव भी जमाना शुरू किया। जी, और ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें, जैसे आपने अपनी किताब में जिक्र किया, जिसमें कि आप ये बताते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया के सेनेटर हैं वो भी ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट में चीन के पक्ष में बोलने लगे। इतना प्रभाव चीन वहाँ के जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं उन पर रखता है। चाहे मिलान की बात हो, वहाँ के मेयर ने उसको चीन को गले लगाया था, ये भी बात सामने आई थी। और इसके अलावा अब ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने हार नहीं मानी। उन्होंने सवाल भी उठाया था कि जब कोरोना महामारी फैली तो उस दौरान चीन कहाँ से फैली, उसको लेकर भी सवाल उठाए गए थे। तो अब चीन की किसी भी बात के आगे चीन ने बहुत धमकियां दी कि हम अपने पर्यटक वहाँ नहीं भेजेंगे, या आपका जो है आपसे इम्पोर्ट नहीं करेंगे। बहुत सारी ऐसे धमकियां दी ऑस्ट्रेलिया को, लेकिन ऑस्ट्रेलिया उसके आगे झुका नहीं और उसने इंडो पैसिफिक में एक नई रक्षा नीति का ऐलान कर दिया। क्या थी वो रक्षा नीति और क्या ऑस्ट्रेलिया का जवाब रहा चीन को? देखिए, ऑस्ट्रेलिया भौगोलिक नज़रिए से देखें तो बहुत बड़ा देश है, एक महाद्वीप माना जाता है, कॉन्टिनेंट है, लेकिन आबादी के नज़रिए से बहुत छोटा देश है। केवल 2-2.25 करोड़ उसकी आबादी है। तो इस छोटी सी आबादी वाले देश पर चीन अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है। चीन अपने नागरिकों को वहाँ बसा रहा है। चीन वहाँ के छोटे उद्योग धंधों पर अपना कब्जा स्थापित करने की रणनीति पर चलता रहा है, और इसके लिए उसने ऑस्ट्रेलिया के राजनीतिज्ञों पर, जो राजनीतिक समुदाय है, वहाँ पर अपना दबदबा स्थापित करने की रणनीति अपनाई। एक प्रो चाइना लॉबी जिसे बोलते हैं, चीन समर्थक एक लॉबी खड़ी करने की कोशिश की। जो ऑस्ट्रेलिया के राजनीतिज्ञ हैं, जो सेनेटर हैं, उन्हें तरह तरह से प्रभावित करने की रणनीति अपनाई,
और उन्हें अपने अपने गिरफ्त में लेने की कोशिश की। चीन के जो सेनेटर हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के जो सेनेटर हैं, ऑस्ट्रेलिया के संसद में चीन के पक्ष में बोलने लगे, चीन के पक्ष में नीतियां अपनाने की बात करने लगे। तो चीन का इस तरह दबदबा बढ़ता गया। अब देखिए, ऑस्ट्रेलिया के राजनीतिकों को बाद में ये बात समझ में आई कि चीन का प्रभुत्व ऑस्ट्रेलिया पर बढ़ता जा रहा है। तो जो स्कॉट मॉरिसन की सरकार थी, पिछली सरकार स्कॉट मॉरिसन की थी, उन्होंने आगाह किया अपने देश की जनता को, अपने राजनीतिकों को, कि चीन के चंगुल में ना फंसे, चीन के प्रभाव में ना आए। अब देखिए, चीन का रवैया इतना आक्रामक हो गया है कि ऑस्ट्रेलिया को एक ऐसी रणनीति अपनानी पड़ी, एक ऐसी रक्षा नीति अपनानी पड़ी कि चीन का मुकाबला करने में सक्षम हो सके। इसके लिए ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिटेन के साथ और अमेरिका के साथ मिलकर के एक त्रिपक्षीय संधि की, जिसे ऑकस बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, ऑकस जी। इस ऑकस संधि के जरिए दक्षिण चीन सागर में, प्रशांत महासागर में चीन की सामरिक चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए ऑस्ट्रेलिया तीनों देशों के साथ एकजुट हुआ है और फिर चीन की सामरिक चुनौती का मुकाबला करने के लिए तैयार दिख रहा है। जी, आपको बता दें, अगर जितने भी हमारे व्यूअर्स इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, अगर आपको ये चर्चा पसंद आ रही है तो इसे आप शेयर करते रहिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे। तो अब हमने शुरुआत में जैसे रंजीत जी जिक्र किया था चीन के आर्थिक साम्राज्यवाद का, चाइनीज़ इकोनॉमिक इम्पीरियलिज्म की बात की थी, वो क्या है और कैसे चीन एक स्ट्रैटेजी के तहत दुनिया भर के देशों को प्रभावित करता जाता है, उनकी अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित करता जाता है, वहाँ के शासकों को प्रभावित करता जाता है। जनता, बावजूद इसके कि जनता चीनियों के या चीन के खिलाफ होती है, बहुत कुछ नहीं हो पाया। देखिए, सबसे पहले तो पिछली सदी में 80 के दशक में जब चीन के नेता तंग सियाओपिंग थे, जिन्हें सुधारवादी नेता कहा जाता है, आर्थिक क्षेत्र में जिन्होंने क्रांतिकारी सुधार किए, सब उन्होंने नारा दिया चीन के आर्थिक विकास को किस तरह से तेज़ किया जाए और इसके लिए एक लक्ष्य रखा कि 20 साल में चीन के आर्थिक क्षेत्र में चौगुना विकास कर लेंगे, चौगुना प्रगति हासिल कर लेंगे। और 20 साल के अंदर उन्होंने ये कर दिखलाया, चीन ने ये कर दिखाया। चीन के हर क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में चौगुना प्रगति करके दिखला दिया। चीन एक आर्थिक ताकत बनने की राह पर तेज़ी से निकल पड़ा। अब यह लक्ष्य हासिल करने के लिए चीन ने सबसे पहले अपने दरवाजे विदेशी निवेश के लिए खोले। अमेरिका से, यूरोप से भारी संख्या में विदेशी निवेशक चीन पहुंचने लगे। चीन ने निवेश का एक माहौल प्रदान किया। विदेशी निवेशकों को लगा कि चीन एक बड़ा बाज़ार है, उन्होंने अपना कारखाने वहाँ स्थापित किए। चीन ने इन कारखानों में उपयोग की जाने वाली तकनीक की नकल की, उनका रिवर्स इंजीनियरिंग करके अपने खुद के कारखाने खोलने शुरू किए। तो चीन इस तरह से विदेशी निवेश का लाभ उठाने लगा। और इसके अलावा चीन, जो दुनिया के छोटे देश हैं, छोटे विकासशील देश हैं, जिनका उद्योग बहुत अधिक विकसित नहीं है, वहाँ के उपभोक्ता बाजार पर कब्जा करने की एक रणनीति अपनाई। उपभोक्ता बाजार में अपने जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स होते हैं उनके सस्ते दामों पर बेचने की एक रणनीति अपनाई। इसके लिए चीन ने जो अपने देश में जो कारखाने हैं उन्हें कई तरह की सब्सिडी दी ताकि उनके उत्पाद सस्ते हो सकें और दुनिया के अन्य उद्योगों के उत्पादों से होड़ कर सकें। और सस्ते दाम पर मिलने की वजह से जो स्थानीय लोग हैं, देशों में जो लोग हैं, वो उन्हें खरीदने की उनकी मजबूरी बन जाए, क्योंकि बहुत सस्ते माल चीनी कारखाने उत्पादित करते हैं जी। तो इस तरह से सस्ता माल उत्पादित करके चीन की कंपनियों ने, चीन के उद्योग ने छोटे देशों के उपभोक्ता बाजार पर कब्जा किया। वहाँ के उपभोक्ता क्षेत्र में जो कारखाने थे उनको तहस नहस किया और पूरे प्रभुत्व स्थापित कर लिया जी। तो रंजीत जी, जिस तरह हम अगर भारत की भी बात करें तो देवी देवताओं की मूर्तियों से लेकर जो हमारे पावर प्लांट हैं, वहाँ भी जो उपकरण लगे हैं वो कहा जाता है चीनी उपकरण है। तो ऐसे में किस तरह से चीन ने पूरे जो सप्लाई चेन है, ग्लोबल सप्लाई चेन, उस पर एकाधिकार जमाया और किस तरह से देश जो है अलग अलग देशों को प्रभावित करने की कोशिश की, वहाँ की इकोनॉमीज़ को प्रभावित करने की कोशिश की, वहाँ के लोकल बिजनेस को प्रभावित करने की कोशिश की। रंजीत जी, देखिए, चीन ने जो दुनिया के अन्य देशों में वहाँ के आर्थिक बाजार पर कब्जा करने की जो रणनीति अपनाई, भारत में भी वही खेल चीन ने खेलने की कोशिश की। सबसे पहले तो चीन के जो उपभोक्ता उत्पाद हैं, भारत में उन्हें काफ़ी मात्रा में उनको भेजना शुरू किया, उनका निर्यात शुरू किया। नेपाल के ज़मीनी रास्ते से भेजना शुरू किया, दूसरे देशों के जरिए उन्हें भारत में भेजना शुरू किया। और ये चूँकि ये सस्ते उत्पाद होते थे, तो भारत में जो होड़ करने वाले समान किस्म के जो उत्पाद हैं वो पीछे होने लगे।
देखिए, मिसाल के तौर पर मैं बताऊं कि भारत का जो खिलौना उद्योग है वो चीन के खिलौना उद्योग के कारण तबाह हो गया, क्योंकि चीन के जो खिलौने हैं वे काफ़ी सस्ते माने जाते हैं और काफ़ी अच्छे माने जाते हैं, काफ़ी बच्चों के लिए काफ़ी रोचक माने जाते हैं। तो चीन ने अपने खिलौना उत्पादों को भारत के बाज़ार में भर दिया, काफ़ी उन्हें फ्लड कर दिया, और जो भारतीय बच्चे हैं उन्हें काफ़ी पसंद करने लगे, और जो भारतीय जो खरीदार हैं सस्ते होने के कारण उन्हें अधिक संख्या मात्रा में खरीदने लगे। तो भारतीय जो खिलौना उद्योग है वह मांग के अभाव में तबाह होने लगा, क्योंकि खिलौना उद्योग एक तरह से उनका धंधा चौपट हो गया। तो इस तरह की रणनीति अपना करके चीन ने भारत के उपभोक्ता बाजार पर कब्जा करने की कोशिश की, और न केवल उपभोक्ता बाजार पर बल्कि बड़े उद्योगों के जो उपकरण बनाए जाते हैं, जैसे बिजली घरों के उपकरण होते हैं, जैसे भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, भारत का सबसे अग्रणी उपक्रम माना जाता है जो बिजली कारखानों के लिए उपकरण बनाता है। तो चीन ने बिजली कारखानों के उपकरण अपने देश में बना करके भारत में सप्लाई करने शुरू किए। भेल द्वारा उत्पादित जो उपकरण है उनसे काफ़ी कम दाम पर पेश करने शुरू किए। तो भारत के जो उद्योग हैं, जो कारखाने हैं, उन्होंने चीन के माल को खरीदना शुरू किया। तो इससे जो भेल का जो व्यापार था वो काफ़ी प्रभावित होने लगा। तो इस तरह से छोटे उपभोक्ता बाजार से लेकर के, छोटे उपभोक्ता उत्पादों से लेकर के बड़े उद्योग कारखानों के उपकरणों तक चीन ने अपना प्रभाव फैलाना शुरू किया और पूरे उद्योग पर अपना असर दबदबा स्थापित करना शुरू किया। इस तरह से जो आर्थिक विस्तारवाद है, आर्थिक जो देशों के आर्थिक जगत पर कब्जा करने की रणनीति है, चीन इसमें काफ़ी कामयाब होता गया और आज वो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत इसी रणनीति के बल पर बन चुका है। देखिए, सबसे एक रोचक बात चीन के बारे में यह है कि जो चीन के कारखाने हैं वो काफ़ी सस्ता मजदूरी देने की वजह से, सस्ते श्रम की वजह से सस्ते उत्पादों का उत्पादन करते हैं, और सस्ती मजदूरी के लिए, सस्ता श्रम हासिल करने के लिए चीन अपनी जेलों में कैदियों का इस्तेमाल करता है, जिनसे मुफ्त में काम लिया जाता है। तो चीन इस तरह अपने उत्पादों को सस्ता रखने में कामयाब हो जाता है। जी, तो जो चीन की जेलों में कैदी हैं उनसे काम लिया जाता है, और उस तरह से वो जो उसके उत्पाद हैं, ये कहा जाता है कि उसकी वजह से भी काफ़ी सस्ते होते हैं। साथ ही अगर हम बात करें रंजीत जी ग्लोबल सप्लाई चेन की, तो उस पर अपना एकाधिकार जमाने की योजना के तहत चीन ने बीआरटी पर भी काम किया, और यहाँ तक कि यूरोप तक एक रेल लाइन बिछाने की भी कोशिश की, ताकि जो उसकी सप्लाई चेन है, जो उसकी सप्लाई है, उसको स्थायी बनाया जा सके। रंजीत जी, देखिए, चीन ने इसके लिए एक दो तरफा रणनीति अपनाई। अपनी सप्लाई दुनिया के आर्थिक बाजार पर अपना दबदबा स्थापित करना, एकाधिकार बनाने के लिए, मोनोपोली बनाने के लिए एक रणनीति अपनाई। सबसे पहले तो जब शी जिनपिंग जब चीन के राष्ट्रपति बने तो उन्होंने एक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की शुरुआत की। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत जो ढांचागत विकास का काम शुरू किया, सड़कों का निर्माण शुरू किया, पुलों का निर्माण शुरू किया। तो जो ढांचागत निर्माण है इस पर ध्यान दिया। दुनिया के छोटे देशों को ढांचागत विकास के लिए कर्ज देना शुरू किया, और उन कर्ज के बदले काफ़ी ज़्यादा ब्याज दर हासिल करने की कोशिश की। तो इस तरह से छोटे देशों की इस अर्थव्यवस्थाओं पर चीन ने अपना कब्जा तो स्थापित किया ही, चीन ने अपना आर्थिक विस्तार के लिए इसी तरह की रणनीति अपना करके छोटे देशों के बाजार पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। और जो सप्लाई चेन की जो बात आपने की, देखिए, जो रेयर अर्थ्स होते हैं, जो दुर्लभ खनिज माने जाते हैं, जो जिनका उत्पादन में काफ़ी श्रम लगता है और काफ़ी उन्नत तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, तो चीन का रेयर अर्थ्स के उत्पादन पर एकाधिकार स्थापित हो चुका है। चीन रेयर अर्थ्स का सबसे बड़ा सप्लायर बन चुका है दुनिया का। जो रेयर अर्थ्स होते हैं इनका इस्तेमाल रक्षा क्षेत्र के उत्पादों में, अंतरिक्ष के क्षेत्र के उत्पादों में, और जो उच्च तकनीक वाले जो उपभोक्ता उत्पाद होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के उत्पाद होते हैं, इनमें इनका इस्तेमाल होता है। तो जब रेयर अर्थ्स की सप्लाई पर चीन का एकाधिकार स्थापित हो गया है, और चीन यदि किसी देश को इनकी सप्लाई रोकने से मना कर दे, उन पर प्रतिबंध लगा दे, तो उस देश का उद्योग धंधा चौपट हो सकता है। देखिए, करीब 10-12 साल पहले की बात है, चीन ने जापान को इसी तरह की धमकी दी थी कि यदि हमारे साथ रिश्ते खराब करोगे तो हम सप्लाई चेन, जो रेयर अर्थ्स, जो दुर्लभ खनिज कहे जाते हैं, इनकी सप्लाई पर हम बाधा डालेंगे, इनकी सप्लाई पर रोक लगा देंगे। तो जापान को अपनी नीतियां बदलनी पड़ी थी। तब से जापान सतर्क हो चुका है। न केवल जापान बल्कि दुनिया के अन्य देश सतर्क हो चुके हैं कि चीन पर अपनी निर्भरता किस तरह कम की जाए। तो चीन की यह रणनीति
काफ़ी कामयाब कही जा सकती है कि सप्लाई चेन पर किस तरह से उसने मोनोपोली स्थापित की, एकाधिकार स्थापित किया और दुनिया को अपनी मुट्ठी में लेने की वो रणनीति पर किस तरह काम कर रहा है, एक बड़ी मिसाल है इसकी। जी, तो वो किस तरह दुनिया को अपनी मुट्ठी में लेने की कोशिशें करता रहता है। हर देश को एक तरह से ये कहा जाए कि वो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, वहाँ की पूरी इकोनॉमी को, वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है उसको, उसने कहीं ना कहीं कमज़ोर बिंदु पकड़ रखे हैं और उस पर वो काम करता रहता है। साथ ही रंजीत जी की जो ये किताब है कि ड्रैगन ने हाथी को क्यों डसा, भारत और चीन रिश्तों पर ये किताब है, इसमें बहुत विस्तार से उन्होंने जिक्र किया है, कई बातों का जिक्र किया है, चीन की मानसिकता को लेकर जिक्र किया है, चीन किस तरह से कदम दर कदम जो देश हैं, चाहे हम लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ की बात करें, चाहे अफ्रीकन कंट्रीज़ की बात करें, चाहे भारत की बात करें, कि चीन के पड़ोसी देशों की बात करें, जो चीन के समुद्र के आसपास देश हैं उनकी बात करें, या अमेरिका तक की बात करें, सब पर वो अपना असर बनाए हुए है और सबको एक तरह से ये कहा जाए कि उनकी कमज़ोर बिंदुओं को उसने पकड़ रखा है और इस तरह से अपनी पैठ बनाई है वहाँ की इकोनॉमी में कि वहाँ के बहुत सारे जो शासक हैं उनको भी वो कहीं ना कहीं अपने पक्ष में लेने के में कामयाब रहता है। साथ ही जो हम जिक्र कर रहे थे सप्लाई चेन का, तो कैसे चीन अपने जो सब्सिडी वाले उत्पाद हैं उनके ज़रिए देशों पर जो है उनकी अर्थव्यवस्था को चौपट करता है, इस पर अगर आप बता पाए रंजीत जी। देखिए, चीन की जो आर्थिक क्षेत्र में जो रणनीति रही है उसका मुकाबला करना है तो दुनिया के सभी देशों को आत्मनिर्भरता हासिल करनी पड़ेगी। जिस तरह के उत्पादों पर चीन ने मोनोपोली स्थापित कर लिया है, एकाधिकार स्थापित कर लिया है, उस एकाधिकार को तोड़ने की रणनीति अपनानी होगी, तभी हम चीन के मोनोपोली को तोड़ सकते हैं, चीन के आर्थिक दबदबा को ख़त्म कर सकते हैं। वह जो दादागिरी दिखलाता है उसे हम चुनौती दे सकते हैं। इसके लिए भारत को भी चीन से सबक लेना पड़ेगा और भारत को आत्मनिर्भरता की जो नीति भारत में चलाई जा रही है उसके अनुरूप ऐसे उत्पादों का स्वदेशी उत्पादन करना पड़ेगा। जैसे रेयर अर्थ्स हैं, जो दुर्लभ खनिज हैं, उनके उत्पादन की एक रणनीति पर काम करना पड़ेगा। जो कंप्यूटर के चिप्स होते हैं, इनके उत्पादन की रणनीति पर काम करना पड़ेगा, तभी भारत दुनिया में एक चीन की आर्थिक चुनौतियों का मुकाबला कर सकता है। इन्हीं आर्थिक चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए अब अमेरिका जैसे देश में भी एक रणनीति पर काम हो रहा है। तो चीन के आर्थिक दबदबे को समाप्त करके की जो रणनीति है उसके कामयाब होने के बाद ही हम चीन के सामरिक दबदबे को समाप्त करने की रणनीति को कामयाबी प्रदान कर सकते हैं। जी, और अगर हम बात करें 15 जून 2020 को जो गलवान में हुआ, उसके बाद जो भारत में माहौल बना चीन के खिलाफ, उससे चीन पर क्या असर पड़ा, चाहे हमारा ट्रेड है उसके साथ, और साथ ही ये कहा जा रहा था कि उस समय में जो अमेरिकी सरकार थी वहाँ बहुत कोशिश ये हुई थी कि चीन के खिलाफ माहौल बने, लेकिन वहाँ की अमेरिकी सरकार वो माहौल बनाने में कामयाब नहीं थी। लेकिन जब भारत में जो माहौल बना उस दौरान गलवान के इंसिडेंट के बाद, तो क्या उससे बाकी देशों ने भी एक तरह से खुद को तैयार करने की, चीन के खिलाफ माहौल बनाने की, या बनने लगा? देखिए, 15 जून 2020 को उत्तर पूर्वी लद्दाख की जो गलवान घाटी है, वहाँ जो खूनी संघर्ष हुआ भारत और चीन के सैनिकों के बीच, और जो उसमें भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए, तो इसके बाद भारत के लोगों में काफ़ी गुस्सा पैदा हुआ। भारत में जो जन आक्रोश पैदा हुआ, उसके मद्देनज़र सरकार ने कई आर्थिक कदम उठाए। चीन के 150 से अधिक मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिए। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इसके बावजूद भारत और चीन के बीच व्यापार घटा नहीं, भारत और चीन के बीच व्यापार में और इजाफा ही होता गया। तो इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि चीन का ऐसे उत्पादों पर एकाधिकार स्थापित हो चुका है जिसका कोई विकल्प भारत में नहीं है और दूसरे देशों में भी नहीं है। अमेरिका और यूरोप भी लाचार हैं चीन के इस आर्थिक दबदबे को तोड़ने के लिए, इसीलिए कदम उठा रहे हैं। तो चीन की इस रणनीति को, चीन के कोरोना जो महामारी की बात आपने की, इसके बाद जो न केवल भारत बल्कि दुनिया भर में गुस्सा देखा गया। लेकिन सबकी मजबूरी यह है कि चीन के उद्योग धंधों पर वो इस तरह निर्भर हो चुके हैं कि वो चीन के खिलाफ प्रभावी कदम तत्काल उठाने में अपनी कामयाबी नहीं दिखा सके। इसलिए दुनिया के देशों को, भारत को भी एक दीर्घकालीन आर्थिक नीति लेकर के एक स्वदेशी विकास के लिए एक आर्थिक रणनीति पर काम करना होगा, तभी चीन की इन चुनौतियों से हम निपट सकते हैं।
जी। और अगर हम हुवेई कंपनी की बात करें तो उसके भी लाइसेंस को अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में रद्द किया गया कि अब वहाँ भी जिस तरह से पेंडेमिक के बाद चीन के खिलाफ लोगों का बहुत सारे देशों में बहुत गुस्सा था चीन को लेकर। अब क्या वो माहौल है और क्या किस तरह से जो देश हैं वो चीन को, आप कह रहे हैं कि इस तरह का पूरा माहौल बन गया है कि चीन को एक तरह से मुंह तोड़ जवाब देने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि वो लोगों के जितने भी देश हैं उनकी अर्थव्यवस्थाओं के भीतर घुस चुका है। तो अब किस तरह की रणनीतियाँ देश अपना सकते हैं या किस तरह की स्ट्रैटेजी पे जो दुनिया के ताकतवर देश हैं वो काम कर रहे हैं कि चीन के इस आर्थिक साम्राज्यवाद की कहीं से तोड़ निकल पाए? देखिए, चीन की जो हुआवेई कंपनी है वो 5G टेक्नोलॉजी में काफ़ी एडवांस मानी जाती है। वो दुनिया में पहली बार चीन के कंपनियों को इसमें सफलता मिली। वो सबसे अग्रणी स्थान पर आज हम उन कंपनियों को देख सकते हैं। तो चीन की हुआवेई कंपनी है, ZTE कंपनी है, ऐसी और कंपनियां हैं जो दुनिया में 5G टेक्नोलॉजी लेकर के निवेश करना चाहती हैं। दुनिया के जो दूरसंचार क्षेत्र है, मोबाइल कम्युनिकेशन का जो क्षेत्र है, उस पर कब्जा हासिल करना चाहती थी। तो लेकिन सबसे बड़ा इससे जो खतरा महसूस किया गया सुरक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि चीन अपनी टेलीकम्युनिकेशन की जो हुआवेई कंपनी है इसके जरिए दुनिया में जासूसी का एक जाल फैला सकती थी। दुनिया के जो आर्थिक तंत्र हैं, जो सुरक्षा तंत्र हैं, उसमें भेद करने में कामयाब हो सकती थी। तो दुनिया की सरकारें सतर्क हुई कि चीन की कंपनी यदि इस तरह से दुनिया के देशों के आर्थिक टेलीकम्युनिकेशन क्षेत्र पर अपना प्रभुत्व जमा लेंगी तो उनकी सुरक्षा को सबसे बड़ा नुकसान हो सकता है, जोखिम से खतरा पैदा हो सकता है। तो इन खतरों से आगाह होते हुए, खतरों से सतर्क होते हुए, देखिए भारत ने बड़ी कामयाबी पाई है। 2-2.5 साल के अंदर भारत ने खुद का 5G टेक्नोलॉजी विकसित किया है। भारतीय कंपनियों ने इसमें सफलता पाई है और जल्द ही भारत को 5G क्षेत्र में अपनी तकनीक के आधार पर पूरे देश में इसे लॉन्च करने का अवसर भारत को मिलेगा। तो भारत ने एक रणनीति के तहत काम किया और चीन की हुआवेई कंपनी को चुनौती देते हुए अपनी खुद की आत्मनिर्भर होने में कामयाबी पाई है और चीन की चुनौतियों का सफलता से मुकाबला किया है। तो न केवल टेलीकम्युनिकेशन क्षेत्र में बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी भारत और दुनिया की अन्य कंपनियों को चीन की जो सप्लाई चेन पर जिन उत्पादों पर एकाधिकार स्थापित हो चुका है उसके उस एकाधिकार को तोड़ने के लिए मिलकर काम करना होगा। जी। तो अंत में रंजीत जी, मेरा सवाल आपसे यही होगा कि जो चाइना का ड्रीम है, जो चाइनीज़ ड्रीम है, उसकी अगर हम बात करें, चाइना की जो घरेलू अर्थव्यवस्था है उसकी बात करें, वहाँ की राजनीति की बात करें, तो अगर 2049 की तरफ जिस तरह से चीन देख रहा है तो क्या वाकई उसके सपने में कहीं आँच आती दिख रही है? क्या वो सपना पूरा हो पाएगा? क्या कहीं उसकी लग रहा है कहीं उसके काट है? देखिए, चीन की अर्थव्यवस्था आज $17 ट्रिलियन की हो चुकी है और यह अमेरिका के बाद दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था है। चीन जिस गति से विकास कर रहा है, यदि इसी गति से विकास करता रहा है तो 2049 तक निश्चित तौर पर दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बन सकता है, सबसे ज़्यादा विकसित देश बन सकता है। लेकिन यह कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, इसके कई बातों पर निर्भर करता है कि चीन इसमें कामयाब होगा या नहीं होगा। देखिए, जो चीन में एक तरह से कम्युनिस्ट तानाशाही है, वहाँ पर जनतंत्र नहीं है और जो चीन के राष्ट्रपति हैं शी चिनपिंग, वो तानाशाही तरीके से चीन का शासन चला रहे हैं। चीन में शासन प्रणाली की एक व्यवस्था तंग सियाओपिंग ने शुरू की थी। तय किया था कि हर राष्ट्रपति 2 कार्यकाल के लिए निर्वाचित किया जाएगा, चुना जाएगा और उसे 10 साल से अधिक शासन करने नहीं दिया जाएगा। लेकिन जो चीन के मौजूदा राष्ट्रपति हैं शी चिनपिंग, इन्होंने इस व्यवस्था को तोड़ते हुए अपने लिए तीसरे कार्यकाल के प्रस्ताव को पारित करवा लिया है एक तरह से। इसके लिए चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का जो 20 चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का महाधिवेशन होने वाला है अक्टूबर के मध्य में। इसमें यह प्रस्ताव पारित हो जाने की उम्मीद है कि चीन के राष्ट्रपति तीसरे कार्यकाल के लिए चुने जाएंगे। तो चीन के राष्ट्रपति ने यह जो रवैया दिखलाया है उसे लेकर के चीन में भारी असंतोष माना जा रहा है। राजनीतिक क्षेत्र में चीन के लोगों में काफ़ी नाराज़गी दिखाई पड़ रही है। चीन में जिस तरह से अर्थव्यवस्था का विकास हुआ है उस वजह से चीन के समाज में काफ़ी आर्थिक गैर बराबरीपन का भी लोग महसूस कर रहे हैं
वहाँ पर रोज़गार के क्षेत्र में भी काफ़ी परेशानी पैदा हो गई है, बेरोज़गारी काफ़ी बढ़ गई है। तो चीन के युवा वर्ग में भी सरकार के खिलाफ एक आक्रोश पैदा हो रहा है। तो चीन के समाज में, चीन के युवा वर्ग में जो सरकार के खिलाफ जो आक्रोश पैदा हो रहा है, कहीं ये राजनीतिक आक्रोश में न बदल जाए। तो इससे चीन की जो सत्ता है, चीन के जो सत्ताधारी वर्ग हैं, इनके खिलाफ यदि माहौल बनता है तो चीन में राजनीतिक अस्थिरता पैदा होगी, और इस राजनीतिक अस्थिरता की वजह से चीन के विकास की गति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। तो ये निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता कि चीन यह सपना 2049 तक हासिल कर सकता है या नहीं। यह उसकी राजनीतिक स्थिरता पर निर्भर करता है कि वह सपना हासिल कर सकता है या नहीं। इसके लिए चीन के जो सत्ताधारी वर्ग हैं, उन्हें राजनीतिक स्थिरता प्रदान करने के लिए एक पारदर्शी तरीके से, एक जनतांत्रिक तरीके से काम करना होगा। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया रंजीत जी इस चर्चा के लिए और विस्तार से कई पहलुओं पर बात करने के लिए। तो ये थी हमारी चर्चा कि चीन जिस तरह से दुनिया का सबसे ताकतवर सपना देख रहा है 2049 तक, जब उसकी 100 साल पूरे होंगे नवचीन स्थापना के, तो तब वो चाह रहा है कि वो दुनिया का सबसे ताकतवर, सबसे ज़्यादा प्रभावशाली देश बन जाए, और किस तरह से उसने आक्रामक नीतियाँ अपनाई। हमने बात की चाइनीज़ इकोनॉमिक इम्पीरियलिज्म की, चाइना के आर्थिक साम्राज्यवाद की, किस तरह से वो देश हैं, चाहे यूरोप है, चाहे अमेरिका है, चाहे लैटिन अमेरिकन कंट्री, चाहे भारत है, या चीन के पड़ोसी देश हैं, वहाँ की इकोनॉमीज़ में वो किस तरह घुस गया है, किस तरह वहाँ पर डिपेंडेंस जो है उसने वो बना ली है, किस तरह वहाँ के कमज़ोर बिंदुओं को पकड़ रखा है, और किस तरह के वो हथकंडे अपनाए उसने वहाँ के लोकल बिजनेस को प्रभावित करने के लिए। चाहे हमने इटली की लेदर इंडस्ट्री की बात की, चाहे हमने ऑस्ट्रेलिया में सीनेटर्स की बात की कि वो किस तरह से पक्ष में बोलते हुए नजर आए चीन के, और क्या जो है वो एक रक्षा नीति अपनाई ऑस्ट्रेलिया ने इंडो पैसिफिक को लेकर। तो तमाम पहलुओं पर आज हमने चर्चा की कि किस तरह से चीन जो है वो एक एग्रेसिव पॉलिसी अपनाता है। चाहे हमने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की बात की, चाहे हमने चाइना की रेल लाइन बिछाने की यूरोप तक जो उसकी कोशिश है उस पर बात की, और किस तरह से उसने जो है ग्लोबल सप्लाई चेन पर एकाधिकार अपना जमाने की जो कोशिशें की, और उसको स्थायी बनाने के लिए जिस तरह से जो कम्यूटिंग है उसकी भी रास्ते निकाले, चाहे रोड के ज़रिए, चाहे वो यूरोप तक पहुंचने की कोशिश में रहा। इन सभी पहलुओं पर हमने बात की कि किस तरह से चीन जो है वो दुनिया पर, वहाँ की इकोनॉमीज़ पर, वहाँ की अर्थव्यवस्था पर अपने के अंदर तक घुसने की कोशिश में है, और काफ़ी हद तक उनको डिपेंडेंट या उन पर को निर्भर बना रहा है कई मामलों में, कई पहलुओं में। तो इस पर विस्तार से हमारी चर्चा थी। आपको ये चर्चा कैसी लगी, इस पर आप अपने ओपिनियन, अपनी राय हमें दे सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर, और हमें बताएं आपको ये जो जितने हमारे लगातार ये वीडियोस हैं ये कैसे लग रहे हैं, हमारे शोज़ आपको कैसे लग रहे हैं, और किन विषयों पर आपको लगता है कि हमें विस्तार से बात करनी चाहिए। ये कुछ पहलुओं पर हमें लगा कि हमारे जो फॉलोअर्स हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं, उनको जानना चाहिए, उनको इस विषय में हमें उन्हें अवगत कराना चाहिए, उनको रूबरू कराना चाहिए इन विषयों से। अगर आप चाहते हैं कि हम इस तरह की और चर्चाओं को आगे भी करें, तो आप अपने व्यूज़ जो हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके कमेंट्स बॉक्स में लिखे सारे व्यूज़, सारे ओपिनियन, सारे कमेंट्स हम पढ़ते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा से जुड़ने के लिए, और लगातार हमारे पेज से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें और इसे शेयर करें। हमारा एक यूट्यूब चैनल भी है द मीडिया के नाम से, उसका लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में हम पोस्ट करेंगे इस बुक में, तो उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करिए और उसके वीडियोस को लाइक करिए और उसे शेयर करिए अपने नेटवर्क में। और बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए, और लगातार हमारे शोज़, हमारे वीडियोस को देखते रहने के लिए, और उन्हें आप जिस तरह से शेयर करते रहते हैं उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, और धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। रंजीत जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।